हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है टेंशन्स एंड कन्फ्लिक्ट। यूएसएसआर से अलग होने के बाद जितने भी नेशंस थे उनमें से ज़्यादातर में कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर और इंसर्जेंसी की सिचुएशन बनी रही। ठीक है। तो और ये प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब यहाँ पे आउटसाइड पावर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रशिया का एग्जांपल। रशिया के जो दो रिपब्लिक्स थे, चेचन्या एंड दागिस्तान, यहाँ पे वॉयलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चलते हैं। सक्सेशनिस्ट मूवमेंट का मतलब है कि ये दो जो रिपब्लिक्स है ये रशिया से फ्री होना चाहते थे। ठीक है। और इसके लिए मॉस्को मतलब रशिया ने बहुत ज़्यादा सीवियर मेथड का यूज़ किया। उन्होंने चेचन्य रेबल्स के ऊपर बॉम्बिंग करवाई। ठीक है। और जिससे बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। बट फिर भी वो इन दो रिपब्लिक्स की इंडिपेंडेंस की एक्सप्रेशन को रोकने में फेल रहा। नेक्स्ट आपके पास है सेंट्रल एशिया। ठीक है। सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान, यहाँ पे भी सिविल वॉर चलता है जो अपने डिसइंटीग्रेशन से लेकर 10 साल तक चला, यानी 2001 तक। ठीक है। उसके बाद अज़रबैजान का जो दो प्रोविंसेस थे, ठीक है, नागोर्नो और काराबाग, यहाँ पे भी जो लोकल अर्मेनियंस थे वो यहाँ से अलग होकर अर्मेनिया में ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट जॉर्जिया है। यहाँ पर भी जो दो प्रोविंसेस थे अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। उसी तरह से यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, यहाँ पे भी जो एग्जिस्टिंग रिजीम चल रही थी उसके खिलाफ मूवमेंट चल रहे थे, यानी एग्जिस्टिंग रिजीम मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है। तो कुल मिला के इस रीजन की जितनी भी कंट्रीज़ थे या प्रोविंसेस थे वहाँ पे पीस नहीं था। ठीक है। मोर ओवर ये रिवर वाटर के लिए भी आपस में लड़ रहे थे। इस वजह से इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी और यहाँ पर ऑर्डिनरी सिटीज़न का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल एशिया है ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोकार्बन में बहुत ज़्यादा रिच एरिया था। ठीक है। जिससे यहाँ की इकनॉमी को और यानी जो बाहर की पावर अपना जो इंटरेस्ट दिखा रही थी उनकी इकनॉमी को भी बेनिफिट मिल सकता था। ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, यहाँ ये जो रिसोर्सेज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। ठीक है। जिससे यहाँ पे आने वाली बाहर की पावर को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता था। ठीक है। तो इस वजह से इन हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज की वजह से आउटसाइड की पावर्स और ऑयल कंपनीज़ के लिए इस रीजन पे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया था। ठीक है। ये जो रीजन है रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और वेस्ट एशिया के नज़दीक है। ठीक है। और यूएसए ने भी जो 9/11 का अटैक हुआ था, यानी आफ्टर 11 सितंबर 2001, यूएसए ने क्या किया कि मिलिट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस रीजन की गवर्नमेंट को पैसे दिए और यहाँ पर अपने बेसेस बनाने की परमिशन ले ली। उसने तो यहाँ तक भी इंश्योर किया कि अफ़गानिस्तान और इराक के वॉर के टाइम पीरियड में यहाँ इस एरिया से उसके एयरप्लेन्स फ्लाई कर सके। ठीक है। अब देखो ये जो सेंट्रल एशिया है ये एरिया किसके सबसे ज़्यादा नज़दीक है? रशिया के। बट यहाँ पे इंटरेस्ट किसका ज़्यादा हो रहा था? यूएसए का। तो इस वजह से उसको, रशिया को ये फील हो रहा था कि ये जो रीजन है उसके लिए नियर अब्रॉड बन चुका है। ठीक है। और उसके अलावा चाइना का भी अब यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है। और आपको पता है कि चाइना भी उस टाइम पीरियड में डेवलप कर रहा था अपनी इकनॉमी को, तो उस वजह से उसका इंटरेस्ट भी इस सेंट्रल एशिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि जो ईस्टर्न यूरोप है वहाँ पे जो चेकोस्लाविया है इन्होंने पीसफुली अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, चेक्स और स्लोवाक्स। ठीक है। इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बना ली थी। और बट यहाँ पे जो सीवियर हमारे को कन्फ्लिक्ट देखने को मिला वो कौन से रीजन पे देखने को मिला? यूगोस्लाविया के बल्कान रीजन में। ठीक है। यहाँ पे 1991 में प्रॉब्लम के बाद ये बहुत सारे प्रोविंसेस पे बट गया था। ठीक है। जैसे क्रोशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। ठीक है। इन्होंने इंडिपेंडेंस ले ली थी इस रीजन से क्योंकि यहाँ के जो एथनिक सेर्ब्स थे वो इस
इंडिपेंडेंस को अपोज कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ के नॉन सर्ब्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट मेथड का यूज़ किया। इसके बाद यहाँ पे जब इतना ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, तो यहाँ पे नाटो को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने यूगोस्लाविया के ऊपर बॉम्बिंग की, ठीक है, ताकि इस इंटर एथनिक सिविल वॉर को वो रोक पाए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास और जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। देखो, इंडिया के जितनी भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और अभी तक भी है, ठीक है। बट स्पेशली रिलेशन किसके साथ बढ़िया थे? रशिया के साथ, ठीक है। रशिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने के रीज़न क्या है कि हमारा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है और हमारे एक कॉमन इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से हमारे अभी तक भी क्या है, फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं। देखो, पहले वाले टाइम में तो ये बोला जाता था कि इंडिया और रशिया के रिलेशन इतने अच्छे थे कि यहाँ की जो हीरोज़ थे लाइक राजकुमार, अमिताभ बच्चन, इनके बारे में भी वहाँ सब जानते थे और यहाँ की जो हिंदी फिल्म के सॉन्ग्स थे वो वहाँ के लोग भी सुना करते थे। तो देखो, हम ये देखते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत अच्छा था, ठीक है। और दूसरा जो फ्रेंडली रिलेशन रहा है उसका मेन रीज़न ये रहा है कि रशिया और इंडिया शेयर अ विज़न ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। वो क्या बोलते हैं रशिया और इंडिया कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड पे विश्वास करते हैं। पोलर वर्ल्ड का मतलब है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है वो इंटरनेशनल सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि किसी एक कंट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिसमें ये बोला गया है कि अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए सभी को कलेक्टिव क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ग्रेटर रीजनलिज्म, निगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसको हमें निगोशिएशन के थ्रू सॉल्व करना चाहिए। और ये भी मानते हैं कि सभी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। और उसको इंडिपेंडेंट करवाने में यूएन जैसी जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, वो भी हेल्प करवा सकती है, ठीक है। तो रशिया और इंडिया के बीच में इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 80 बायलैटरल एग्रीमेंट भी साइन हुए थे, ठीक है। कितने? 80 बायलैटरल एग्रीमेंट। और रशिया इंडिया को जो हमारे बहुत ज़्यादा डीपली कंसर्न्ड इश्यूज़ है लाइक कश्मीर है, उसके ऊपर भी सपोर्ट करता है। एनर्जी सप्लाईज़ के लिए भी हम रशिया के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और दोनों ही कंट्रीज़ आपस में इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर भी इंफॉर्मेशन को शेयर करती है और दोनों ही चाइना के साथ अपने रिलेशंस को भी बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, रशिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप बिकॉज इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। अब देखो, रशिया को भी बेनिफिट इंडिया की फ्रेंडशिप से ये है कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है रशिया के लिए, ठीक है। और इंडिया की जो मिलिट्री है वो भी, इसके जितने भी हार्डवेयर है वो रशिया से ही लेती है, ठीक है। और इंडिया को क्या बेनिफिट है कि इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो ऑयल इंपोर्ट होता है तो उसके लिए वो रशिया के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। और रशिया ने भी, जब भी इंडिया में ऑयल क्राइसिस आए तो उस टाइम पीरियड में रशिया ने हेल्प की है, ठीक है। इंडिया भी जो एनर्जी इंपोर्ट्स है उसको रशिया के साथ साथ कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कॉपरेशन विद दिस रिपब्लिक्स इंक्लूड्स पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल फील्ड्स। और दोनों ही जो कंट्री आपस में एक दूसरे को कॉपरेट कर रही है तो उससे क्या है, ऑयल फील्ड में दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है। रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स, और रशिया इंडिया को उसकी न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स में भी हेल्प करता है। उसके अलावा इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्रीज़ है उसको भी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, जैसे
इंडिया को जब क्रायोजेनिक रॉकेट चाहिए होते तो वो किसकी हेल्प लेता है, रशिया से। रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट, और दोनों ही कंट्री साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कोलैबोरेट करती रहती है। ठीक है, तो इट मीन्स रशिया और इंडिया दोनों ही एक दूसरे की डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्रायोजेनिक रॉकेट कौन से रॉकेट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।